नमस्ते साथियों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत। और आज का जो हमारा विषय है चर्चा का, मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प है और आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो आज का हमारा जो विषय है इसका नाम है स्किल एंड विल मैट्रिक्स। नाम सुनकर थोड़ा अचंभित होंगे आप, लेकिन मैं आपको बता दूं काफी सरल सीधी तकनीक है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसके लिए है यह तकनीक, सबसे पहले वो बता दूं। तो अगर आप कॉर्पोरेट जगत में कार्यरत हैं और खास तौर पे अगर आप किसी मैनेजर की कुर्सी पर हैं या फिर नेतृत्व आपका जिम्मा है या फिर आप कोई टीम लीडर हैं, तो आपके लिए ये जो तकनीक है बेहद मददगार साबित होगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इनमें से कोई पद इस वक्त आपने ग्रहण नहीं किया, तब भी आपको इस तकनीक से काफी मदद मिल सकती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है स्किल और विल मैट्रिक्स और इसका लाभ किस तरह उठाया जाए और इसका क्या मतलब होगा हमारे लिए। ठीक है, तो स्किल और विल, इसमें दो जो शब्द हैं उनका मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं। स्किल का मतलब है हुनर या फिर कोई प्रतिभा जो एक व्यक्ति के अंदर होती है। विल, इसका मतलब वो विल नहीं है जो हम अपनी जायदाद किसी के नाम पे करने वक्त करते हैं। ये जो विल है इसका मतलब है विलिंगनेस, यानी आप में जो काम करने की इच्छा शक्ति है उसको दर्शाने वाली चीज, उसे हम कहते हैं विलिंगनेस। तो इस तरह से स्किल विल मैट्रिक्स ये नाम इसे दिया गया है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। तो परिभाषा है इसकी कि ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप आपके टीम मेंबर्स की जो परफॉर्मेंस है, जो उनका प्रदर्शन है, उसका आप पूरी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। और इस मूल्यांकन को करते वक्त आप दो चीजों पर सबसे ज्यादा गौर करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक है स्किल, हुनर या प्रतिभा, और दूसरा है उनकी काम करने की इच्छा शक्ति, क्योंकि ये दो चीजें अगर मिल जाए तो फिर प्रदर्शन बढ़िया हो सकता है। तो क्या है स्किल और विल मैट्रिक्स? इसमें कुछ पहलू हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना और अमल में लाना बेहद जरूरी होगा। तो आइए इसके जो चार विभिन्न पहलू हैं उनको मैं आपको विस्तार से समझाऊं, जैसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब है हिस्से, यानी चार सेक्शन, जो इसके आप पुर्जे भी कह सकते हैं। तो कौन से पुर्जे हैं ये? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पुर्जे हैं इनका मकसद क्या है। तो इनका मकसद ये है कि आपको पता चले कि जिस तरह का व्यक्ति आपके टीम में है उसके लिए आपका उसके साथ काम करने का तौर तरीका कैसा होना चाहिए। तो ये हमारा बुनियादी मकसद है स्किल विल मैट्रिक्स को लेकर। तो एक एक्सिस पर आपको दिखाई देगा स्किल यानी हुनर, और दूसरे एक्सिस पर आपको दिखाई देगा विल यानी इच्छा शक्ति। ठीक है, तो चार जो क्वाड्रेंट्स हैं, हिस्से हैं, वो है डायरेक्ट, गाइड, एक्साइट और डेलीगेट। अब इनका मतलब भी समझते हैं। तो अगर आपकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हुनर या काबिलियत बहुत कम है और साथ ही साथ काम करने की जो प्रेरणा है, इच्छा शक्ति है, वो भी खासी तौर पे कम है, अगर ये दोनों चीजें कम है तो इसका मतलब है कि आपको यहां पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपका जो तरीका होगा उसको कहते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब सामने वाले को सीधे तरीके से समझाना कि आपने कौन सी चीज करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है। तो जिसे हम अंग्रेजी में स्पून फीडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से स्पून फीडिंग नहीं होगा। यहां पर आप सामने वाले को ये बताएंगे कि मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूं और बिना मेरी अनुमति के आप अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अक्लमंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अभी सिस्टम में नए हैं और कहीं ना कहीं ये भी सही है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है काम करने की शायद उतनी अभी नहीं है। हो सकता है आपको डर लगता है या फिर आपको ये काम नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी इच्छा शक्ति जो है, आपकी प्रेरणा जो है, वो थोड़ी सी कम है इस वक्त। तो ऐसे मामलों में एक लीडर होने के नाते आपका ये काम बनता है, आपका ये दायित्व है कि आप ऐसे लोगों को डायरेक्ट करें। डायरेक्ट का मतलब है आप उनको संदेश दें कि क्या करें, कैसे ना करें, वगैरह वगैरह। तो इसका उदाहरण अगर मैं आपको समझाऊं तो सोचिए आप किसी को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं और ये जो व्यक्ति है इसने ना कभी साइकिल हाथ में थामी है और ना ही इसे पता है कि अपने शरीर का संतुलन किस तरह बरकरार रखना है। तो ऐसे व्यक्ति को सिखाते वक्त आपको साइकिल भी पकड़नी पड़ती है और उस व्यक्ति को भी थामना पड़ना पड़ता है कि कहीं वो गिर ना जाए, है ना। और उसके साथ दौड़ भी लगानी पड़ती है। तो ऐसे दौरान आपको बहुत ज्यादा मेहनत इस्तेमाल में लानी पड़ती है। कुछ उसी तरह से आपका काम यहां पर होता है कि जब आप किसी को डायरेक्ट करते हैं तो आपको दिमाग से भी मशक्कत करनी पड़ती है और हो सकता है कि शारीरिक तौर पर भी थोड़ी बहुत दौड़ धूप करनी पड़े आपको। ठीक, अब
दूसरा जो हिस्सा है वहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं हाई विलिंगनेस, यानी काम करने की इच्छा शक्ति जो है वो बहुत अच्छी है, ज्यादा है, लेकिन जो स्किल है, काबिलियत है, उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी है। तो हाई विल और लो स्किल, ऐसा कब हो सकता है? मान लीजिए आपकी टीम में कुछ नए सदस्य जुड़े हैं जिनमें काम करने की इच्छा तो बहुत है, वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो काबिलियत है उस पर अभी सवाल या निशान है। अभी ये साबित होना बाकी है कि वो जो करना चाहते हैं वो बखूबी उसको निभा भी सकते हैं। तो ऐसे मौकों पर आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप उन्हें गाइड करें। अब गाइड कौन होता है? गाइड वो होता है जो सामने वाले को पथ बताए कि आप किस रास्ते पर चलें और कैसे इस पर आपने काम करना है। तो यहां पर आप सामने वाले को थोड़ी सी आजादी देंगे ताकि वो अपने मुताबिक काम कर पाए, लेकिन पूरी तरह से छूट नहीं देंगे। अभी भी आप उनको निरीक्षण में रखेंगे और देखेंगे कि उनका जो काम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो निरीक्षण करना बहुत जरूरी है, और निरीक्षण करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि क्या उनके काम में कोई प्रगति है या नहीं है। तो यहां पर गाइडेंस देना, यानी सामने वाले को बताना, ये दर्शाना कि आपने क्या करना है, ये जरूरी है, लेकिन उतना नहीं जितना डायरेक्ट के मामले में था, उससे काफी हद तक कम, क्योंकि इनमें प्रेरणा जो है, इच्छा शक्ति जो है वो भरपूर है। जरूरत है उसको सही रास्ता दिखाने की। तो यहां पर आपका दायित्व होगा गाइड करना। अब तीसरा जो क्वाड्रेंट है, तीसरा हिस्सा, वहां पर हम क्या देखते हैं? वहां पर हम देखते हैं हाई स्किल और लो विल। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी के पास बहुत हुनर है, कुशलता है, लेकिन बावजूद उसके उसकी जो मानसिक अवस्था है इस वक्त वो ऐसी है कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहूंगा, है ना? तो जो प्रेरणा है उस व्यक्ति के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कटौती आपको नजर आती है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? सबसे पहले तो वो जानने की कोशिश करें आप। इसकी कई सारी वजह हैं। हो सकता है कि पिछले 2 साल से मेरा प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है और मैंने सोचा कि इसके चलते हो सकता है कि मेरी तनख्वाह है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी, या फिर मुझे कोई इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर प्रमोशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उस वजह से मेरी जो मानसिकता है, मेरे दिल में अभी उदासीनता है और मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। या फिर कभी कभार ये भी हो सकता है कि मेरे घर के जो हालात हैं, हो सकता है घर पे कोई बीमार हो या फिर कोई आर्थिक परिस्थिति के कारण मेरी जो मानसिकता है उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा नजर आएगा कि इस वक्त मेरी प्रेरणा, मेरी इच्छा शक्ति काफी हद तक कम है। तो ऐसा अगर आप देखें, तब आपने क्या करना है? तब आपका दायित्व बनता है कि आप इनमें जरा जोश फूकें। अब ये जोश फूकने का मतलब क्या है? यहां पर आपको इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी और सबसे पहले ये तलाशना पड़ेगा कि सामने वाले की इच्छा शक्ति में कमी क्यों आई है, क्या वजह है उसकी, और उसके मुताबिक आप इन्हें रास्ता दिखाएं, इनके साथ बातचीत करें, इन्हें आश्वस्त करें कि देखो भाई, कभी कभी होगा कि आपने मेहनत की होगी, प्रदर्शन बढ़िया होगा, लेकिन बावजूद उसके जो चाहते हैं वो मनचाहा फल आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तो ये यहां पर जरूरत है कि आप इनकी इच्छा शक्ति को उजागर करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दरअसल यही वो जगह है जहां पर बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से तंग आकर नौकरी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हमने जो मेहनत की है, जो इतने दिनों से हम भरपूर कोशिश करते आए हैं, उसकी किसी को कद्र नहीं है। क्योंकि अगर कद्र होती तो मेरी तनख्वाह बढ़ जाती या फिर मुझे कोई प्रमोशन मिलता, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। तो ऐसे वक्त पर हालांकि प्रमोशन देना पूरी तरह से आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें यह आश्वासन देना कि आप हर मुमकिन मदद उनकी करेंगे और जहां तक मुमकिन हो आप उनको बढ़ावा देते रहें, ये बहुत बहुत जरूरी है इस घड़ी में। तो एक्साइट करें, उनको प्रोत्साहित करें। और आखिरी जो चीज आपको नजर आएगी, वहां पर आप क्या देखते हैं? वहां पर आप देखते हैं हाई स्किल एंड हाई विल। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर काबिलियत भी भरपूर है और काम करने की इच्छा शक्ति भी उफान पर है। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कब होगा ऐसे? अपने आप तो नहीं होगा। ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कभी ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि आपकी टीम में कोई ऐसा है जिसकी काबिलियत भी बहुत ज्यादा है और काम करने की इच्छा शक्ति भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपको एक लीडर होने के नाते मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लोग इस जगह तक आकर आपको मिल पाए, कि उनको आप डेलीगेट कर सकें। अब ये डेलीगेट का मतलब क्या है? डेलीगेट का मतलब है कि आपका जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारी है, उसका कुछ हिस्सा आप इनको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इनमें काम करने की इच्छा भी है
और ये उस काम को बखूबी निभा सकते हैं। इसका एक और कारण ये भी है कि जब तक आप डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे पद पर, दूसरे पायदान पर नहीं जा सकते। तो आपके बाद आपकी कुर्सी संभालने का जो जिम्मा होगा वो इन लोगों के सर होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हर वक्त सोचें कि मेरी टीम में कौन है जो मेरे बाद मेरे पद को संभाल सके और उसके साथ अच्छा न्याय कर सके। तो आपका काम ये होगा एक लीडर होने के नाते कि यहां पर कम से कम एक हाथ दो लोग आपकी टीम में होने चाहिए जो आपके दायित्व को सफलतापूर्वक आपके उपरांत निभा सकें। तो डेलीगेट करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो यहां पर आपको इन लोगों को भरपूर आजादी देनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग जो है अपने आप काम कर सकते हैं। इनको ज्यादा रोक टोक ना करें। हाँ, अगर ये गलत जा रहे हैं तो उनको सही दिशा दिखाएं, लेकिन उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। बस इन्हें प्रोत्साहित करते रहें और इनका जो भरोसा है वो बढ़ाते रहें ताकि ये और बेहतर कर सकें। तो इस तरह के 4 हिस्से, डायरेक्ट, गाइड, एक्साइट और डेलीगेट, ये हमने देखे। अब हर मामले में आपका रवैया किस तरह होना चाहिए, जिसे हम अप्रोच कहते हैं, उसको जानने की जरा कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन और थोड़ा विस्तार में जाकर इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा, लो स्किल और लो विल, काबिलियत भी कम है और प्रेरणा या इच्छा शक्ति भी कम है, तो वहां पर आप डायरेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है आपने, याद रखिए, साइकिल और व्यक्ति दोनों को आपने थामना है। तो जितना गहराई में जाके इनको बता सकें क्या करना है, कैसे करना है, उसको करें। और जहां जहां क्विक विंस आपको नजर आए, क्विक विंस का मतलब होता है छोटी छोटी जीत, हर वो छोटी चीज जिसको ये सही तरीके से निभाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी शाबाशी दें, उन्हें उनकी पीठ थपथपाएं, ताकि उन्हें भरोसा हो कि हाय हम कुछ सीख रहे हैं, जिससे उनकी प्रेरणा भी बढ़ेगी और काबिलियत में भी काफी सुधार नजर आएगा। गाइड, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है हाई विल और लो स्किल, जहां पर लोगों की काम करने की इच्छा शक्ति भरपूर है लेकिन काबिलियत इस वक्त थोड़ी सी कम है। तो यहां पर आपको लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। आपको उनको वो सारी सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ेंगी जिसके तहत वो अपनी काबिलियत को धीरे धीरे क्यों ना हो बढ़ा सके। एक और चीज जो आपको करनी है यहां पर, उसे कहते हैं फीडबैक सेशन। अब ये फीडबैक का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को प्रतिक्रिया दें कि आप कौन सी चीज सही कर रहे हैं और कौन सी चीज और सही करने की गुंजाइश है। तो ये प्रतिक्रिया वक्त बेवक्त देना ये भी बहुत जरूरी होगा यहां पर। और एक्साइट के मामले में आप क्या करेंगे, एक्साइट के मामले में सबसे पहले तो आपको ये जांच करनी है कि अगर किसी का मनोबल कम है, किसी की निराशा ज्यादा है, तो उसकी अहम वजह क्या है। तो उसका जो मूल कारण है, जिसको हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, उसको आप करें। एक बार आपको मूल कारण मिल जाए फिर आप उस पर काम करें ताकि आप लोगों का मनोबल सुधार सकें। कई बार यहां पर आपको लोगों के साथ बैठकर वक्त बिताना पड़ेगा। हो सकता है कई बार आप एक कप चाय की प्याली के साथ सामने वाले के साथ बातचीत करें ताकि माहौल भी जो है वो आसान हो बातचीत के लिए। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर लोगों के साथ सख्ती ना बरतें और उनको समझने की कोशिश करें। और आखिरी मामला जिसको हम कहते हैं डेलीगेट, यहां पर आपको लोगों को भरपूर आजादी देनी है, उन पर भरोसा दिखाना है और उनका भरोसा भी जीतना है। उनको ऐसी चीजें करने के लिए दीजिए जिससे उनका मनोबल बढ़ता रहे और उनका आप पर जो भरोसा है लीडर होने के नाते उसमें भी इजाफा होते रहे। तो इस तरह से आपने काम करना है इन चारों लोगों के साथ। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, कैसे इस्तेमाल में लाए इस मैट्रिक्स को। तो चंद चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, हर व्यक्ति के साथ अपनी टीम में बातचीत करें ये जानने के लिए कि उनकी काबिलियत या उनका हुनर और काम करने की इच्छा शक्ति इस वक्त कहां पर है। तो 1 में से 10 तक आप उनको अंक भी दे सकते हैं ताकि आपको एक अंदाजा मिले कि इस वक्त लोग क्या सोचते हैं और उनकी काबिलियत और इच्छा शक्ति किस पायदान पर है। तो सबसे पहले तो यहां से शुरुआत करें, बातचीत करें हर व्यक्ति के साथ। दूसरी चीज, जब आप लोगों के साथ बातचीत करें तब ये बहुत जरूरी है कि आप उनका मूल्यांकन सही आंकड़ों से करें। इसका मतलब है कि आप परफॉर्मेंस स्कोर देखें, आप ये देखें कि जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, जिसके तहत आपको उनकी काबिलियत का थोड़ा बहुत अंदाज लग सकता है। वरना कई बार होता है कि लोग अपने दिमाग से सोचते हैं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, या फिर कोई बहुत बढ़िया काम करता है कोई उतना अच्छा काम नहीं करता। तो इस तरह से काम करने से हो सकता है कि आपसे गलतियां हो। तो आप उनको देखिए काम करते हुए और ये भी देखिए कि आंकड़े क्या बताते हैं जिससे सही मूल्यांकन हो सके। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है,
आप लोगों का वर्गीकरण जरूर करें, लेकिन लोगों के साथ कहीं पर भी भेदभाव ना करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी से कह दें कि यार तुम तो कामकाज के लायक ही नहीं हो, उसे देखो कितना बढ़िया है। तो कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत खराब हैं, ये सही तरीका नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को इस्तेमाल करने का मकसद है कि आप लोगों का वर्गीकरण करें, ताकि आपको पता चले कि आपका उनके साथ काम करने का तौर तरीका किस तरह होना चाहिए, ना कि मतभेद और भेदभाव करना। ये कतई आपसे अनजाने में भी ना होने पाए। और आखिरी चीज, ये जो मैट्रिक्स है इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं कि साल में एक आध बार या फिर 2 साल में एक आध बार आप करें। जहां तक मुमकिन हो हर 6 महीने में अगर आप थोड़ा सा वक्त इस मैट्रिक्स की ओर दें, इसका इस्तेमाल करें, तो बेहतर मूल्यांकन हो सकता है और आप उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब आखिरी सवाल कि भाई हम इसे इस्तेमाल क्यों करें? तो सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर, तो उसमें इसका और क्या काम पड़ता है। तो सबसे पहली चीज तो ये बहुत आसान तरीका है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप 15 से 20 मिनट भी सोचेंगे तो आपको अच्छी खासी मालूमात हो जाएगी कि कौन किस सेक्शन में है, किस हिस्से में है, और उसके साथ आपका कामकाज का तरीका कौन सा होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि लोगों की कमी किस भाग को लेकर है या फिर किस काबिलियत को लेकर है। तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल गैप। इसका मतलब है कि आप इस बात को पहचान सकते हैं कि लोगों की कुशलता कहां पर अच्छी है और कहां पर कम है। तो जो कम है उस पर आप काम कर सकते हैं। तीसरी बात, आप ये भी पता कर सकते हैं लोगों से बातचीत करके कि उनकी आपसे अपेक्षाएं क्या हैं, कौन सा तौर तरीका आपने इस्तेमाल करना चाहिए, और खास तौर पे अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो उसकी क्या वजह है, और कौन सी वो चीजें हैं जिससे आप लोगों की इच्छा शक्ति को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज है जिसका प्रयोग आप कर पाएंगे। और आखिरी चीज, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करके उनकी काबिलियत और उनकी इच्छा शक्ति की परख कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सी वो चीजें हैं जहां पर प्रशिक्षण की या कोचिंग की आवश्यकता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप स्किल वेल मैट्रिक्स का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो फिर दोस्तों, इसको इस्तेमाल करना आसान है और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या लाभ पहुंचा ये मुझे जरूर बताएं। अगर कहीं आप अटक जाएं, फंस जाएं, तो अगर आपकी जो भी सवाल हो वो सवाल मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपकी उस दिशा में मदद कर सकूं। तो फिर देर किस बात की, इसका प्रयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको इससे कितना लाभ पहुंचा। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।